Assalamualaikum girls and welcome to chemistry class. Okay, today we will start our next topic of chapter number 11 organic chemistry and the topic is the sources of organic compound. इसके अलावा हम लोग कॉल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट ऑफ चैप्टर में भी पढ़ा था कि एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द नेम कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं. और हमें पता है कि लिविंग थिंग्स जो है नॉर्मली दो तरह की है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स. और लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है इसमें? नंबर 1 आर द एनिमल्स एंड नंबर 2 प्लांट्स. ठीक है. एनिमल्स से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है? इन अ फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. हम जानवरों का गोश्त खाते हैं तो या हमें जानवरों से जो है वो मिल्क ऑब्टेन होता है, बटर, चीज़ वगैरह हम ये सारी इसमें लेते हैं. तो ये जो मीट है या एग है ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं. इसके अलावा हमें यानी कि एनिमल से जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है वो इन अ फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स ऑब्टेन हो रहा है. एंड नंबर 2 हमें फैट्स एंड ऑयल की फॉर्म में भी. ठीक है. हम जानवरों का दूध पीते हैं और उस मिल्क से बटर बनता है, चीज़ बनता है. तो ये जो है ना फैट एंड ऑयल की एग्जांपल आ जाती है. तो प्रोटीन एंड फैट एंड ऑयल बोथ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक हो गया. इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से मिल सकते हैं. या तो वो प्लांट्स लिविंग होंगे यानी कि ज़िंदा, या फिर डेड होंगे. लिविंग थिंग्स से जो हमें ऑब्टेन हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेटली इन अ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स मींस के प्लांट से जितने भी हमें ग्रेन्स ऑब्टेन होते हैं, ग्रेन्स लाइक द मेज, वीट, पोटैटोज़, बार्ले, राइस, दिस आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दिस आर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. इसके अलावा हमें लिविंग थिंग्स से प्रोटीन्स ऑब्टेन होती हैं, प्रोटीन्स इन अ फॉर्म ऑफ द बीन्स, पल्सेस. ठीक है. इसके अलावा हमें प्लांट से विटामिन्स ऑब्टेन होते हैं जैसे कि डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट विटामिन्स होती हैं. जैसे एप्पल के अंदर जो है हमने पढ़ा था डेट इज़ विटामिन सी प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसी तरह से ऑयल की फॉर्म में भी, ऑयल भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ऑयल भी प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है लाइक डेट द पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन है, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है. ठीक है. दिस आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. ये तो हमें लिविंग से ऑब्टेन होता है. इसके अलावा हमें डेड प्लांट से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं. और डेड प्लांट से हमें किस किस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं? डेट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ द कोल, इन अ फॉर्म ऑफ द पेट्रोलियम एंड इन अ फॉर्म ऑफ द गैस. ठीक है. एंड दिस आर ऑल कॉल्ड एज द फॉसिल्स फ्यूल्स. इसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल भी बोलते हैं. यानी कि वो फ्यूल्स, ये सारे वो फ्यूल हैं जो कि हमें फॉसिल से मिले हैं. और आपको पता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं कि remaining of any living organism that is buried under the earth crust, and after the action of the high temperature and pressure they convert into the fossils. ठीक है. उनकी जो रिमेनिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, दिस आर कॉल्ड द फॉसिल्स. सो ये सो कॉल्ड पेट्रोलियम एंड गैस, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक हो गया. तो इसमें जो है हम पहले आज को हम कॉल को डिस्कस करेंगे. कॉल विच इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कॉल जिसको हम लोग कोयला भी बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट होती है. और कॉक में नेम से रिप्रेजेंट है. अगर हम लोग कॉल की बात करते हैं तो नेम से रिप्रेजेंट है कि कॉल में जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा डेफिनेटली दैट विल बी द कार्बन. लेकिन कार्बन के साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ ट्रेसेस होती हैं नाइट्रोजन की, सल्फ़र की. सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कोल विच इज़ ऑब्टेन बाय द डेड प्लांट. ठीक है. तो अब ये कोल बनता कैसे है? जो जितने भी डेड प्लांट्स हैं ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं और क्लाइमेट अफेक्ट होने की वजह से स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी आती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो मट्टी के जो ढेर हैं वो उनके ऊपर जमा होते जाते हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर जो वो स्टॉर्म्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा मट्टी के नीचे जो है ये दब जाते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे ये दबते जाएंगे दे कम क्लोज टू द कोर ऑफ द अर्थ.
तो जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो वुड है प्लांट की, जो डेड प्लांट की जो वुड थी, जो लकड़ी थी, दे कन्वर्ट इनटू द कोल। ठीक हो गया। और इट इज़ ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है। तो लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये कोई इमीडिएटली नहीं है, ये 5-10 सालों में नहीं होता। इट रिक्वायर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। अबाउट द 500 और 600 मिलियंस ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वुड इनटू कोल। ठीक है। ये खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है, इसमें हम लोग खुद हीट प्रोवाइड, उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो ज़मीन की इनर कोर के टेम्परेचर की वजह से दे कन्वर्ट इनटू द कोल। इज़ इट क्लियर? ठीक है। सो द वुड मेनली जो डेड प्लांट की जो वुड थी, दे कन्वर्ट इनटू कोल अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कार्बोनाइजेशन। ठीक है। यानी कि वुड का कोल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। एंड कीप इट माइंड, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये कोई 10-20 सालों में या 30 सालों में या 40 या 100 सालों में नहीं होता। इट रिक्वायर्ड द मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वुड ने कन्वर्ट होना है कोल के अंदर। वुड के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कोल प्रेजेंट कार्बन जो है जिसने कोल में कन्वर्ट होना है, तो वुड के अंदर जो है वो राउंड अबाउट द 40% कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी 40% कार्बन ने जो है वो कोल बनाना है। बाकी की इस वुड के अंदर बाकी की भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें 40% क्या है? द 40% इज़ द कार्बन। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब ये 40% कार्बन जो है, हाउ इट कन्वर्ट इनटू द कोल, तो इट डिपेंड्स ऑन द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। जितना ज़्यादा कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, उतना ही ज़्यादा वुड के अंदर जो कोल है वो सारे जो कार्बन है, इट कन्वर्ट इनटू द कोल। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। अगर तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस स्लो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वुड में जो है 40% कार्बन है, जो इसमें सबसे चीपेस्ट, ये सबसे जो लो कन्वर्जन है वुड की इनटू कोल की, दिस इज़ कॉल्ड एज द पीट। उसको हम लोग पीट बोलते हैं। ठीक है। और पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट की जो कंपोजिशन है, डेट इज़ 60%। इसके अंदर कार्बन होता है, और बाकी का जो इसके अंदर 40% है, 40% इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स, इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट रेजिडुअल सब्सटेंस। ठीक है। कोई भी चीज़ इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन इसमें 60% क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस और अच्छा हो जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू द लिग्नाइट। लिग्नाइट इज़ अनदर टाइप ऑफ द कोल। ठीक है। और इसके अंदर जो कार्बन, ये कार्बन कंटेंट मैं लिख रही हूँ कि कार्बन कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे 60% है, और यहाँ पे मैं इम्प्योरिटीज़ को डिस्क्राइब कर रही हूँ और कि उसमें इम्प्योरिटीज़ कितने परसेंट होंगी। ठीक है। तो अब जो लिग्नाइट है, इसमें 70% जो है वो कार्बन होता है, और 30% इसके अंदर क्या होंगी? इम्प्योरिटीज़ होंगी। और वही बात, इम्प्योरिटीज़ में बी द वाटर वेपर्स, इम्प्योरिटीज़ में बी द डिफरेंट गैसेस। ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस और अच्छा हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू द अनदर टाइप ऑफ द कोल, दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्यूटामिनस। ठीक है। और ब्यूटामिनस में 80% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, और उसमें 20% जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब देखो, ये मज़ीद अच्छी फॉर्म में कोल जो है वो आना शुरू हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे अच्छा कोल है, दिस इज़ कॉल्ड एज द एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइड में 90% कार्बन है, और ओनली 10% इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द सुपीरियर क्वालिटी कोल। ये सबसे अच्छा कोल यही है। और नॉर्मली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमें प्रिसाइज रिक्वायर्ड होता है, प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, उसमें जो है ये एंथ्रासाइड जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूल, different type of the coal, on the process of conversion of the wood into coal, on the process of the speed of the carbonization. ठीक हो गया। ओके।
अब ये जो कोल हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है लाइक दैट के पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी जो कोक में जो कार्बन है, जो कोल है, वो 100% नहीं है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं ताकि हमारे पास खालिस जो है वो कार्बन आ जाए और उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकल जाए, तो जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे दिस इज़ कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो कोल है उसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं है, बहुत से दूसरे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करने चाह रहे हैं कि उन तमाम एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हमने अलग-अलग करना है ताकि हमारे पास वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स आ जाए। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग कोल में से कार्बन को और दूसरे कंपाउंड्स को अलग करेंगे, उस प्रोसेस का क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव नाम से रिप्रेजेंट है कि हम उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, हम उस चीज़ को तबाह करेंगे। तबाह करने का मतलब ये है कि जो उस आफ्टर दिस प्रोसेस जो हमें न्यू कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलेंगे वो उससे डिफरेंट होगा जो हमने इनपुट किया था, ठीक है। यानी कि जिसकी हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई थी उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक हो गया। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नॉर्मली जो है वो सॉलिड्स की जाती है, ठीक है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है और सॉलिड सब्सटेंस का मिक्सचर है और उसमें अगर आपने कंपोनेंट्स को अलग करना है तो हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीटिंग करते हैं, ठीक है। एक तो ये शर्त है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, हाई टेम्परेचर रखना है। एंड नंबर सेकंड इज़ द एब्सेंस ऑफ एयर, हमने उसके अंदर एयर रिक्वायर्ड नहीं है। जिस प्रोसेस या जिस जगह पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने करवानी है तो वहाँ पे एयर को रिमूव करेंगे आप। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अगर एयर भी सप्लाई कर देंगे तो एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की मदद से कंबस्शन प्रोसेस हो सकता है। कंबस्शन का मतलब जलने का प्रोसेस। और या फिर ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उन कंपाउंड्स के साथ जो कोल के अंदर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर न्यू कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। तो बजाय इसकी कि हम लोग उस सब्सटेंस को प्योर करें, वो केमिकल रिएक्शन हम लोग जो है वो करवा के न्यू सब्सटेंस बनवाना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एयर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, या अगर डालनी भी है तो हम ऐसी एयर डालेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम हो, ठीक हो गया। सो नाउ व्हाट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक बीकर या फर्नेस या ग्लास होगा, उसके अंदर हम लोग डालेंगे जो आपका कोल है किसी भी टाइप का जिसको आपने प्योरीफाई करना है। आप पीट ले सकते हो, लिग्नाइट ले सकते हो, बिटुमिनस ले सकते हो, एंथ्रासाइड ले सकते हो। तो वो कोल आपने इसके अंदर डालना है और इसको जो है वो आपने जो है वो क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट जो है डेट इज़ द 600 to 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये जो कोल है इट कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट सब्सटेंस और यहाँ से हम लोग ट्यूब लगा के उन सब्सटेंस को अलहदा करते जाते हैं, ठीक है। उसको एक और ट्यूब में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर हमें कुछ रेजिडुअल मटीरियल मिल जाता है, ठीक है। और इसको जो रेजिडुअल मटीरियल होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें वाटर मिलता है। इसके अलावा यहाँ से डिफरेंट गैसेस भी जो हैं वो ऑब्टेन होती है जो कि एयर के अंदर ही डायरेक्ट जो है वो हम लोग उसको सेंड कर देते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होगा कि हम जब कोल को इस तरह किसी बीकर में डाल के हीट करेंगे ना, तो हमें जो है वो 4 किस्म की फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे, 4 किस्म की सब्सटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? गैस, वाटर एंड पिच। इस तरह से जब कोक को आप उसको हीट करोगे तो 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ नॉन एज अ कोल गैस, ठीक है। कोल गैस ऑब्टेन होती है। अब कोल गैस होता क्या है? कोल गैस इज़ नॉर्मली द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है।
इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चूँकि ये लाइटर वेट होती है तो अपर साइड से ये गैसेस जो है वो एमिट हो जाती है, जो मैंने गैस वाला पोर्शन दिखाया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो दूसरी फ्रैक्शन ऑब्टेन होती है, दैट इज़ द अमोनिकल लिक्विड, ठीक है, अमोनिकल लिक्विड। नाउ व्हाट इज़ द अमोनिकल लिक्विड? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस होती है। हम उस अमोनिया गैस को मिक्स कर देते हैं, जो ये वाला वाटर ऑब्टेन हो रहा है ना, इस पानी के अंदर उस अमोनिया गैस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिकल लिक्विड। एंड अमोनिकल लिक्विड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, ठीक हो गया। ओके, द थर्ड थिंग, ये थर्ड कंपोनेंट जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन हो रहा है, डेट इज़ द कोल तार। कोल तार जो है वो ब्लैक कलर का लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का हमें मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है, कोल तार जो हमारा ये है, जिसको मैंने पिच का नाम दिया था, दिस इज़ द कोल तार, ठीक है। तो ये कोल तार इटसेल्फ मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का। इज़ इट क्लियर? कोल तार के अंदर इटसेल्फ, क्योंकि अभी जो ऊपर मैंने चीज़ें दिखाई हैं, गैस, वाटर, ये एक एक कंपाउंड है, जबकि कोक के अंदर या कोयले के अंदर बहुत से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो है कोक को जब आप उसको निकाल रहे हो तो ये कोक ऑलरेडी मिक्सचर, यानी कि ये लिक्विड है, मिक्सचर है, इसमें भी बहुत से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और हम उसको अलहदा से प्योरीफाई करते हैं या हम उसको अलहदा से प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से कोल तार से भी हमें बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। और उन कंपाउंड्स को हम लोग डिफरेंट यूजेस में कर सकते हैं, हम उससे डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं, ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, फार्मेसी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जब ये हम कोल तार को साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद जो एक मटेरियल बाकी रह जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ पिच, ठीक है। उस पिच को यूज़ करते हैं फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड, सड़क बनाने के लिए जो ब्लैक कलर की पिच इस्तेमाल की जाती है, डेट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार, ठीक है। एंड द लास्ट फ्रैक्शन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोक इज़ द कोक। कोक इज़ कॉल्ड एज द 100% दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ठीक है। जो काला धुआं होता है या कोई कालक होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कोक, ठीक है। और जो कोक है उसकी नेचर की वजह से हम उसको डिफरेंट पिगमेंट्स या पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शू पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है वो ब्लैक कलर देते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। थैंक यू।